So chapter number 24 from Kerenza Periodontology is the role of dental calculus. Role of dental calculus and local predisposing factors. तो इसके अंदर कैलकुलस वी स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस विच इज़ अ मिनरलाइज्ड डिपॉजिट ऑफ प्लाक. जो हमारे पास डेंटल प्लाक सरफेस ऑफ द टूथ के ऊपर मिनरलाइज कर देती है तो हम कहते हैं कि डेंटल कैलकुलस फॉर्म हो जाता है. पर्टिकुलरली डेंटल कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स, सुप्रा जिंजिवल कैलकुलस एंड सब जिंजिवल कैलकुलस. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर जिंजिवल एंड सब जिंजिवल कैलकुलस? ठीक है, एक साइड पे हम लिख लेते हैं सुप्रा जिंजिवल कैलकुलस और एक साइड पे हम लिख लेते हैं सब जिंजिवल कैलकुलस. सो सुपर जिंजिवल कैलकुलस इज़ द कैलकुलस जब हम एक दांत बनाते हैं. ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल जिंजिवल का मार्जिन है. तो यहाँ पे जो जिंजवा के एंड कॉर्नल टू द जिंजवा पड़ा होता है ना, जिंजिवल मार्जिन, तो उसको हम कहते हैं कि ये सुप्रा जिंजिवल कैलकुलस है, जो कि हमें क्लिनिकली ओरल कैविटी में विजिबल होता है. ठीक है, सो सुप्रा जिंजिवल कैलकुलस क्या होता है? इट इज़ कॉर्नल टू द जिंजिवल मार्जिन. कॉर्नल टू जिंजिवल मार्जिन होता है, इट इज़ विजिबल इन द ओरल कैविटी ड्यूरिंग रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. जबकि जो सब जिंजिवल कैलकुलस होता है ना, दैट इज़ लोकेटेड बिलो द क्रेस्ट ऑफ द जिंजिवल मार्जिन. ठीक है, सो बिलो क्रेस्ट ऑफ जिंजिवल मार्जिन सब जिंजिवल कैलकुलस लोकेटेड होता है. कि फॉर एग्जांपल ये दांत है हमारे पास, ठीक है, और ये दांत है, ये जिंजिवल मार्जिन है, तो यहाँ पे करके प्रॉबेबली डिपॉजिट्स हुए होंगे सुप्रा जिंजिवल कैलकुलस के. जब हम थर्ड मोलर पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये थर्ड मोलर है तो ऐसे करके इसकी रूट्स के लेवल पे यहाँ पे ऐसे डिपोजिशन हुई होती है. तो जिंजिवल मार्जिन तो यहाँ पे आ रहा होता है मोलर का. तो यहाँ पे जो कैलकुलस प्रेजेंट होगा उसको हम सब जिंजिवल कहते हैं, बिलो द जिंजिवल मार्जिन या बिलो द क्रेस्ट ऑफ द जिंजिवल मार्जिन, और ये विजिबल नहीं होता इन रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये वाइट कलर का होता है, वाइट होता है, वाइटिश येलो कलर का भी हो सकता है. ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली ग्रीनिश ब्लैक इन कलर. ठीक है, डार्क ब्राउन ग्रीनिश ब्लैक डिपॉजिट्स होंगे. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी हार्ड होता है और क्ले लाइक कंसिस्टेंसी होती है. ठीक है, और जो सब जिंजिवल होता है ना, वो बेसिकली डेंस भी होता है और हार्ड भी होता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी टू डिटैच. ठीक है, इसको डिटैच करना, रिमूव करना ईजी होता है, जबकि जो सब जिंजिवल कैलकुलस होता है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू डिटैच. इट डज़ नॉट डिटैच फ्रॉम द टूथ सरफेस. ठीक है, इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सलाइवरी प्रोटीन्स. सलाइवरी प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि सब जिंजिवल कैलकुलस के अंदर सलाइवरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं. एंड देन जो हमारे पास इसके प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो दैट इज़ बेसिकली पार्शली अराउंड कंपोज ऑफ सलाइवरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो इसके अंदर पार्शली सलाइवरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जबकि सब जिंजिवल जो होता है ना वो प्लाज्मा से डिराइव्ड होता है. सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्लाज्मा. अब लोकेशन की बात करें तो दिस इज़ सीन ऑन द बकल सर्फेसेस ऑफ द मैक्सिलरी मोलर्स, और जो लिंगुअल सर्फेसेस होते हैं मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ के. और वाई इज़ दैट एसोसिएटेड, उसके ऊपर बात करते हैं. बट ये जो होते हैं ना, ये एट द बेस ऑफ द पेरिडोंटल पॉकेट प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमें ओरल कैविटी में नज़र नहीं आते. जब दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तभी आपको नज़र आएंगे. अच्छा, ये इस लोकेशन पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे ओपन करती हैं? जो आपकी फ्लोर ऑफ द माउथ होती है वहाँ पे ओपन करती हैं, उसकी टाइनी डक्स पड़ी होती हैं. तो उसके ऑपोजिट क्या आ जाता है? आपके लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ एंटीरियर टीथ आ जाते हैं. तो वहाँ पे मिनरलाइजेशन डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं. सेम गोज़ विद बकल सर्फेस. तो बकल सर्फेसेस ऑफ मोलर्स जो होते हैं उसके एजेसेंट स्टेंसन्स डक्ट होती है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है. तो मिनरलाइजेशन होना उस पॉइंट पे आसान होता है. क्विकली बात कर लेते हैं कि कैलकुलस की कॉम्पोजिशन क्या है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं. इनऑर्गेनिक जो होता है ना वो 70 to 90% इनऑर्गेनिक होता है, जबकि ऑर्गेनिक जो होता है वो अराउंड 10 to 30% होता है. अब इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलस का. सबसे पहले इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम Ca3PO4 whole twice. Right, so this is calcium phosphate. Calcium phosphate around 76% calcium phosphate होता है. फिर calcium carbonate CuCO3 आ जाता है, which is around 3%. ठीक है, फिर magnesium phosphate आ जाता है Mg3PO4 twice, and that is 2%. सॉरी 2% नहीं होता, 4% होता है. ठीक है, और लास्टली हमारे पास आ जाता है CO2 जो कि 2% प्रेजेंट होता है. तो ये तो हमारे पास आ गया ना, लेकिन इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स में क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है, स्ट्रॉन्शियम आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, टंगस्टन आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर, फ्लोराइड, सिलिकॉन, आयरन. ठीक है,
एंड ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया, ट्रेस भी हमने बात कर लिया। और 2/3 जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है कैलकुलस का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज़ क्रिस्टलाइट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। क्रिस्टलाइट्स होती हैं, दैट इज़ क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइट्स में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, मैग्नीशियम बिटलोकाइट होता है, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एंड ब्रूशाइट होता है। सो हाइड्रोक्सीपेटाइट कितना होगा, 58 आई बिलीव, सो इट्स यस 58%। मैग्नीशियम बिटलोकाइट 21%, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट 12% और ब्रूशाइट 9% होते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हाइड्रोक्सीपेटाइट और ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होती है ना, ये दोनों 96 to 100% कॉम्पोजिशन फॉर्म कर रही होती है सुपरा जिंजिवल कैलकुलस की, ठीक है। और जो मैग्नीशियम बिटलोकाइट है वो पोस्टीरियर रीजन में कॉमन होती है, सॉरी एंटीरियर रीजन में, मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन में, और ये ब्रूशाइट होती है वो पोस्टीरियर रीजन में जो कैलकुलस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट जो होता है वो हमने बात की है कि 10 to 30% होता है, और इसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, ठीक है, आपके डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ल्यूकोसाइट्स होंगे। तो इसके अंदर 1.9 to 9.1% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड देन 0.2% इसके अंदर फैट होता है, लिपिड्स होते हैं, एंड देन इट हैज़ अराउंड 5.9 to 8.2% ऑफ सलाइवरी प्रोटीन्स इज वेल। सो सलाइवरी प्रोटीन जितनी आ जाती हैं, लिपिड्स में क्या होगा, फैटी एसिड्स होंगे, एस्टर्स होंगे, देयर इज गोइंग टू बी फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फ्री फैटी एसिड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज अमाइन, गैलेक्टोज अमाइन, ग्लूकोरॉनिक एसिड, गैलेक्टोरॉनिक एसिड, रैमनोज, मैनोज एंड अरेबिनोज, ये सारे जीज और आर एम ए आ जाते हैं इसके अंदर, राइट। अब हमने बात करनी है कि कैलकुलस जो है वो किस तरह से टूथ पे अटैच करता है। तो इसके अटैचमेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहले तो अटैचमेंट होती है बाय मींस ऑफ एक्वायर्ड पेलिकल। एक एक्वायर्ड पेलिकल होती है या एक्वायर्ड बायोफिल्म होती है, सॉरी पेलिकल, बायोफिल्म नहीं हम इसको कह सकते, एक्चुअली ऑर्गेनिक पेलिकल होती है, ठीक है। सो अटैचमेंट बाय मींस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेलिकल टू सीमेंटम एंड टू द एनामल सरफेस, ठीक है। फिर हमारे पास अटैचमेंट कैसे हो सकती है, जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ होती है ना, उसके अंदर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है सरफेस इरेगुलरिटीज़, केलियस लीजन की वजह से या रिजॉर्प्शन लैक्यूने की वजह से, और फिर क्लोज अडेप्टेशन हो जाती है ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द कैलकुलस टू डिप्रेशंस ऑफ जेंटल स्लोपिंग माउंट्स ऑफ द अनऑल्टर्ड सीमेंटम सरफेस। तो क्या होता है कि अंडर सरफेस ऑफ द कैलकुलस जो होता है ना, उसके अंदर जो डिप्रेशंस होती हैं वो क्लोजली अडेप्ट कर जाती हैं टू सीमेंटम सरफेस, एंड देन पेनिट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया इनटू सीमेंटम जो बैक्टीरियल कैलकुलस होता है वो सीमेंटम में पेनिट्रेट कर सकता है। तो ऑर्गेनिक पेलिकल के थ्रू, सरफेस इरेगुलरिटीज़ के थ्रू सीमेंटम डायरेक्टली अडहियर कर जाता है, एंड और बैक्टीरियल कैलकुलस पेनिट्रेट करता है। सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने इस वीडियो में कवर करना है, दैट इज़ बेसिकली थियरीज़ ऑफ प्लैक मिनरलाइजेशन, कि किस तरह प्लैक जो आपने कहा है, ठीक है, वो मिनरलाइज करती है और कैलकुलस की फॉर्मेशन करवाती है। अब होता क्या है कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है एज पार्ट ऑफ सलाइवा, क्योंकि सलाइवा के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, Ca2+ की फॉर्म में। और जो फॉस्फेट होता है ना, वो नॉर्मल सलाइवरी pH जो कि हमारी 6 to 7 होती है, उसमें क्या होता है, HPO4 नेगेटिव फॉर्म में या फिर H2PO4 नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, राइट। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमने कहा है कि मिनरल प्रेसिपिटेशन थेरीज आ जाती हैं, कि मिनरल्स जो आपकी सलाइवा में होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। मिनरल प्रेसिपिटेशन थेरीज क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर आया कि हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो प्रेसिपिटेट करते हैं और लोकलाइज्ड क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा की प्लाक की मिनरलाइजेशन हो जाती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स फॉर्म कर जाते हैं जो कि लोकलाइज्ड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इन प्लाक, और मिनरलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब मिनरल प्रेसिपिटेशन थेरी
किन रीज़न्स की वजह से हो सकती है, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ रीज़न्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न जो होता है ना इसके अंदर वो होता है कि हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है पीएच। जब पीएच सलाइवा की इंक्रीज़ होती है तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब पीएच इंक्रीज़ जब होती है तो हमने कहा कि फॉस्फेट नॉर्मली किस फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, HPO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव। लेकिन जब पीएच इंक्रीज़ करती है तो फॉस्फेट अपनी PO4 नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, जो कि होती है, ये सॉल्युबल थी सॉरी, और ये होती है इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होती है तो ये प्लाक जो आपका सलाइवा है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं रहती। इट एक्चुअली कंबाइंस विद द कैल्शियम, तो CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि प्लाक के अंदर डिपॉजिट होते हैं और उसको मिनरलाइज कर देते हैं। अब हमने कहा कि पीएच इंक्रीज़ होगी। पीएच इंक्रीज़ क्यों होती है? जब हमारे पास CO2 लॉस हो जाता है, जब हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है फ्रॉम बैक्टीरियल प्लाक, एंड देन जब हमारे पास बैक्टीरियल प्लाक डिग्रेडेशन करवाता है प्रोटीन्स की, तो अल्कलाइन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टेगनेशन एज वेल। तो ये पीएच इंक्रीज़ आ जाती है। दूसरा हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टेगनेशन ऑफ कोलोइडल प्रोटीन्स हो जाती हैं। स्टेगनेशन ऑफ कोलोइडल प्रोटीन्स, नॉर्मली ओरल कैविटी सलाइवा के अंदर कोलोइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वो कोलोइडल प्रोटीन्स क्या हैं? एसिड प्रोलीन रिच प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कैथेप्सिन स्टेथरिन प्रेजेंट है। ये कोलोइडल प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पास कंबाइन करती हैं विद कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस, और उनको बेसिकली आयंस को डिज़ोल्व रखती हैं, ठीक है। कोलोइड्स है ना, तो डिज़ोल्व रखेंगी आयंस को और हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास सलाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेट होना शुरू हो जाता है, एक ही जगह पे रहना शुरू हो जाता है, मूवमेंट उसकी रिड्यूस्ड हो जाती है, उसका फ़्लो कम हो जाता है, ठीक है। स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके अंदर ज़ीरोस्टोमिया होता है तो सलाइवा की फ़्लो कम हो जाती है। जब फ़्लो कम हो जाती है तो उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है, एक ही जगह पर वो लोकलाइज्ड हो जाता है, तो वो स्टेगनेट हो जाता है। ये कोलोइडल प्रोटीन्स मूव नहीं कर पाती और इनके लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जब कोलोइडल प्रोटीन्स के लेवल कम हो जाएंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट को एबिलिटी मिल जाएगी कि वो कंबाइन करें, ठीक है। और जब वो कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल की डिपोजिशन हो जाती है एंड इट लीड्स टू प्लाक मिनरलाइजेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द मैक्सिलरी buccal surface of the molar, maxillary molar and lingual surface of mandibular anterior। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है एक्शन ऑफ फॉस्फेटेज एंड एस्टरेज। अब ये दोनों एंजाइम्स के क्या एक्शन होते हैं? फॉस्फेटेज कहाँ पे आपको मिलेगा? इन्फ्लेमेटरी सेल्स में मिलेगा, डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स में, बैक्टीरियल प्लाक में मिलेगा। ये क्या करता है? ये फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करवाता है इनटू फॉस्फेट आयंस, ठीक है। फॉस्फेटेज फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा, कन्वर्ट करेगा फॉस्फेट आयंस में। तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करके मिनरलाइजेशन करवा देंगे, सुपर सैचुरेशन हो जाएगी। एस्टरेज कहाँ पे होते हैं? कोकाई में होते हैं, फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, रॉड्स में होते हैं, बैक्टीरिया ल्यूकोसाइट्स में होते हैं, मैक्रोफेजेस में होते हैं, डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स। इन एस्टरेजेस का क्या काम होता है कि ये एस्टरेज जो होते हैं ये क्या करवाते हैं? ये ब्रेक डाउन करवाते हैं फैटी एसिड्स जो भी आपके हैं एस्टर्स, फैटी एस्टर्स को फ्री फैटी एसिड्स में। अब फ्री फैटी एसिड्स किसके साथ कंबाइन करती हैं? कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, और क्या फॉर्म करती हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम सोप्स फॉर्म करती हैं जो कि क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनसॉल्युबल जब ये होंगे तो फ़ौरन से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल हैं तो वो क्विकली कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय मैकेनिज़्म, और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना फिर लोकलाइज डिपोजिशन करवाते हैं और मिनरलाइजेशन करवाना शुरू हो जाता है, ठीक है। लास्ट ये तो मिनरल प्रेसिपिटेशन थेरीज थी ना, जिसके अंदर पीएच इंक्रीज़ कर रही है, जिसके अंदर फॉस्फेटेज एस्टरेजेस का काम है, जिसके अंदर सलाइवरी प्रोटीन्स की स्टेगनेशन हो रही है। और दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, दैट इज़ नोन एज द एपीटैक्टिक कॉन्सेप्ट,
या फिर हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन कह रहे होते हैं। हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन, एपिटैक्टिक कॉन्सेप्ट हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन कहता है कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई स्टेग्नेशन साइट्स बनती हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं जिसको हम स्मॉल इनिशियल साइट्स या सीडिंग एजेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई बनते हैं या सीडिंग एजेंट्स होते हैं जो कि प्लाक की मिनरलाइजेशन कॉज करवाते हैं। ये सीडिंग एजेंट्स कैसे बनते हैं कि जो हमारे पास प्लाक है ना, प्लाक के अंदर वी नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये हमने प्लाक के चैप्टर में देखा है, मुझे चैप्टर 10 आई बिलीव, या डेंटल प्लाक वाला, कि इंट्रासेलुलर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और वो सब कुछ होता है, बट जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर ऑर्गेनिक हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या एक्शन होता है, जो प्लाक का इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लाक का इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये क्या करते हैं, they chelate with calcium ions, and when they chelate with calcium ions, they basically form these tiny crystals which serve as nuclei or seeding agents for mineralization. So यहाँ पे further deposition हो जाती है, further deposition of calcium ions and phosphate ions, and they increase in size. टाइनी क्रिस्टल न्यूक्लियाई जो होते हैं ना वो इंक्रीज इन साइज करते हैं या ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स होती है। दे बिकम लार्ज, एंड व्हेन दे बिकम लार्ज दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, दे आर गोइंग टू कोलेसेंस विद ईच अदर, एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ कैलकुलस। तो मिनरलाइजेशन हो जाती है। सो यही आप दांत के ऊपर अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये दांत का आपका मैंडिबुलर लेट्स से है, तो यहाँ पे लिंगुअल सरफेस पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हुई है प्लाक की डिपोजिशन। अब यहाँ पे प्लाक के अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पे कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाता है। जब कैल्शियम इसके साथ कंबाइन करता है तो ये न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई साइट्स बन गई। अब इनके अंदर फर्दर डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होगी, और जब बहुत ज़्यादा मिनरल्स की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है तो ये लार्ज हो जाते हैं, और जब लार्ज होकर ये फ्यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलस बन जाता है। तो ये एपिटैक्टिक कॉन्सेप्ट हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस तरह से प्लाक जो होती है वो मिनरलाइज करती है और कैलकुलस में कन्वर्ट होती है। सो दिस वाज इट।